अच्छा भाई देखें, जो टैक्सेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सिलसिला हमारा चल रहा था, और उन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो डिस्कस करेंगे उसकी मैं कुछ थोड़ी सी बात कर देता हूँ। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। देखें, ये अगेन बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टैक्सेशन के अंदर जो कि आपको जहन में रखने पड़ते हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ विच इज़ अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस। नाउ पहली बात तो ये है कि रेजिडेंशियल स्टेटस को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। वो कुछ कॉन्सेप्ट क्या समझना ज़रूरी है, वो ये है कि देखें, अगर हम बात करते हैं ना रेजिडेंट, तो रेजिडेंट का मतलब ये होता है हमारे नज़दीक कि कोई भी आदमी अगर कहीं भी किसी भी जगह पे रिहाइश पजीर है तो उसको हम कहते हैं रेजिडेंट। आई रिपीट, हमारा रेजिडेंट से मतलब क्या होता है? रेजिडेंट का मतलब हमारा ये होता है कोई भी आदमी कहीं भी रिहाइश पजीर है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडेंट। लेकिन टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आपकी रिहाइश से नहीं है, यानी आपकी रिहाइश से नहीं है। क्या आप बोलें कि जी रिहाइश है, रिहाइश से कॉन्सेप्ट नहीं रेजिडेंट का। रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? क्योंकि दुनिया के अंदर टैक्सेशन में एक निज़ाम होता है। वो निज़ाम ये होता है कि कोई भी पर्सन जो है, उस पर्सन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो टैक्स क्या उसकी लोकल सोर्स इनकम पे लगाया जाएगा, वो टैक्स क्या उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे लगाया जाएगा, वो टैक्स क्या उसकी जो है वर्ल्ड वाइड इनकम पे लगाया जाएगा, क्या चीज़ होगी? तो दुनिया में टैक्सेशन जब भी पढ़ा जाता है तो उस टैक्सेशन के अंदर एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और वो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जी कोई भी बंदा उसके ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो क्या उसकी लोकल सोर्स इनकम पे लगेगा, या उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पे लगेगा, या उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे लगेगा, किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा? तो अब देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक बंदा रेजिडेंट है, अगर एक रेजिडेंट टैक्स पेयर है, या आप कह लें अगर एक रेजिडेंट पर्सन है, तो उस रेजिडेंट पर्सन को अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे, उस रेजिडेंट पर्सन को अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है। सो मैं रिपीट करता हूँ कि अगर एक रेजिडेंट पर्सन है तो उस रेजिडेंट पर्सन ने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है। क्या मतलब वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना है? एक वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देने का मतलब है कि उसने जो इनकम पाकिस्तान में कमाई वो, जो उसने इनकम किसी फॉरेन कंट्री में कमाई वो, उसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना। सो आई रिपीट, इफ देयर इज अ रेजिडेंट पर्सन ही हैज़ टू पे टैक्स ऑन हिज वर्ल्ड वाइड इनकम इन पाकिस्तान। लेकिन अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, आई रिपीट, अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, रेजिडेंट का मतलब रिहाइश और गैर रिहाइश पजीर नहीं होता। रेजिडेंट का मतलब जो है ना, वो टैक्सेशन के अंदर एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मतलब होता है। वो डिफरेंट मतलब जो होता है टैक्सेशन में, वो क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। बट आप एक बात समझिएगा कि जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है भाई, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन को अपनी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। उसको अपनी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है। क्या मतलब पाकिस्तान सोर्स इनकम? वो इनकम जो पाकिस्तान से कमा रहा है, वो इनकम जो वो पाकिस्तान से कमा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान सोर्स इनकम। सो आई रिपीट, वो इनकम जो पाकिस्तान से कमा रहा है दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान सोर्स इनकम। अब बात ज़रा समझिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी पाकिस्तान में कमाई हुई इनकम, यूके में कमाई हुई इनकम, यूएसए में कमाई हुई इनकम, आपकी जो है वो यूएई में कमाई हुई इनकम, इन तमाम की तमाम इनकम पे आपको टैक्स देना है। आई रिपीट, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको पाकिस्तान में, यूएसए में, यूके में, यूएई में, तमाम की तमाम जगहों पे कमाई हुई इनकम पे टैक्स देना है। और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, सो बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स देना है। बाकी अब आप चाहे यूके कमाओ, यूएई कमाओ, आप यूएसए कमाओ,
आप सिंगापुर कमाओ, मलेशिया कमाओ, आपको किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं देना, आपको किसी भी इनकम पे टैक्स नहीं देना। अगली बात ज़रा समझिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि रेजिडेंट पर्सन कौन होता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होता है। तो हम ज़रा यहाँ पे कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कि रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होता है। तो बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, रेजिडेंट के लिए इंडिविजुअल का अलग रूल है, रेजिडेंट के लिए एओपी का अलग रूल है और कंपनी का अलग रूल है। अब कोई मुझसे ये ना पूछे कि एओपी क्या होता है, ये ना पूछे कि कंपनी क्या होता है, बिकॉज मैंने उस दिन बड़ी तफसील में पर्सन की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी है जिसमें मैंने एओपी बताया। रिवीजन के लिए छोटी सी बात बता देता हूँ, पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या फिर कोई जॉइंट वेंचर हो, ये सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ एओपी कहलाएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और कंपनी क्या है, तो उस कंपनी के अंदर आपके पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, मुदारबा है, फॉरेन कंपनी है, सब कुछ कंपनी। अच्छा जी, अब ना अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू द रेजिडेंट इंडिविजुअल, तो ज़रा थोड़ी सी बात करते हैं कि आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है। सो देखें, जब हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एतबार से बात करते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है, तो ज़रा समझिएगा। कहते हैं एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर। याद है ना, टैक्स ईयर बताया था कि वो पीरियड जिस पे टैक्स अथॉरिटीज आपका टैक्स कैलकुलेट करती हैं, वो 12 महीने भी हो सकता है, वो 12 महीने से कम भी हो सकता है। सो एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल is present in Pakistan for a period of or periods amounting in aggregate to 183 days or more in a tax year। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहे हैं तो आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल होंगे। या फिर आप एक एम्प्लॉई हैं या आप ऑफिशियल हैं फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और आपको पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है। सो मैं रिपीट करता हूँ कि 2 कैटेगरीज हैं। हर वो बंदा जो ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहे, उस बंदे को रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा। या फिर जो है क्या बोलते हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आप चाहे फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, सो बीइंग अ फेडरल गवर्नमेंट, बीइंग अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपको जो है ना, यू विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। सो हु इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल? इफ़ यू आर इन पाकिस्तान फॉर 183 days और मोर इन अ टैक्स ईयर, और यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट हु हैज़ बीन पोस्टेड अब्रॉड। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखें, ये होते हैं ना, एम्बेसडर्स होते हैं या मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं जिनको डिप्लॉय किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तमाम के तमाम जो है ना, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होंगे। बेशक वो पूरा साल पाकिस्तान में ना हो, दे वुड स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अगली बात यह है कि यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। नंबर ऑफ डेज़ की कैलकुलेशन के लिए कि जी अगर आप नंबर ऑफ डेज़ की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल्स लिखे हुए। वो रूल्स क्या हैं? लेट्स हैव अ बिट ऑफ अ डिस्कशन अबाउट देम। तो बेसिकली अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जी 183 डेज़ और मोर, ये बात तो समझ में आ गई। या फिर आप ये 183 डेज़ और मोर, ये 183 डेज़ काउंट कैसे होंगे? तो इस 183 डेज़ के लिए कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ
कि आपने कंसेक्यूटिवली 183 डेज पाकिस्तान में रहना है। यानी ऐसा है ना कि जी 183 डेज कंसेक्यूटिवली पाकिस्तान में, नहीं ऐसा नहीं है। पूरे साल में 183 डेज पाकिस्तान में हो। अब चाहे तुम जो है वो कभी 10 दिन हो, फिर उसके बाद तुम 20 दिन, फिर 25 दिन, फिर 15 दिन, फिर 12 दिन, फिर 40 दिन, फिर 60 दिन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर टुकड़े टुकड़े में भी अगर आप जो है वो बेसिकली हिस्सों में भी पाकिस्तान में रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज पीरियड ऑफ स्टे। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझिएगा। इस पीरियड ऑफ स्टे में इनकम टैक्स रूल्स में डिफाइंड है कि कौन कौन सा दिन अ डे ऑफ स्टे इन पाकिस्तान कंसिडर किया जाएगा। आई रिपीट, इनकम टैक्स रूल्स में ये चीज़ डिफाइंड है कि किस किस दिन को अ डे ऑफ स्टे इन पाकिस्तान कंसिडर किया जाएगा। तो भाई किस किस दिन को अ डे ऑफ स्टे इन पाकिस्तान कंसिडर किया जाएगा, ज़रा समझिएगा। तो आपको कह रहा है कि डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर। तो यानी कि आप जिस दिन पाकिस्तान में आए, तो जिस दिन आए, अब बेशक रात को 11 बजे आए, बेशक रात को 11:45 बजे आए, इसी तरह से जिस दिन पाकिस्तान से गए, भले सुबह सवेरे जो है ना 12:30 बजे चले गए, यानी कि रात हुई 12 बजे, दिन चेंज हुआ, आप जो है ना 12:30 बजे की फ़्लाइट से चले गए, तो इसका मतलब डे ऑफ डिपार्चर भी काउंट होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है पब्लिक हॉलीडे, अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव। तो अगर कोई हॉलीडे है तो वो हॉलीडे भी काउंट होगा। अगर आपने किसी दिन छुट्टी करी है या कोई स्ट्राइक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें काउंट हो। अ डे दैट इंडिविजुअल्स एक्टिविटी इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले। अ हॉलीडे स्पेंड बाय इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में वेकेशन के लिए भी आए हो, आप जो है वो इन्जॉयमेंट के लिए भी आए हो, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी काउंटेड। अ डे और पार्ट ऑफ अ डे where an individual in Pakistan, whereas an individual is in Pakistan solely by reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day। यानी कि क्या हो गया, यानी कि हुआ ये कि तुम एक इंडिविजुअल हो, अब तुम जो है ना वो दुबई से चले फ्लाइट में, तुम्हारी फ़्लाइट उड़ी दुबई से, और तुम जा रहे हो कहाँ पे, तुम जा रहे हो श्रीलंका। रास्ते में जहाज़ रुका पाकिस्तान, आपको 2 दिन पाकिस्तान में रोक दिया, और 2 दिन पाकिस्तान में रोकने का फिर आप श्रीलंका गए। अब होता ही है कि अक्सर बेशतर ना हमें डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती किसी भी जगह जाने के लिए, बल्कि हमें ट्रांजिट की फ़्लाइट लेनी पड़ती है। तो अगर आपको ट्रांजिट की फ़्लाइट लेनी पड़ी, तो वो जिस कंट्री में रुकी और अगर वो कंट्री पाकिस्तान है, तो उसमें अगर तुम पाकिस्तान में रह गए, रुक गए दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, बिकॉज यू आर इन ट्रांजिट, तो तुम्हारा वो ट्रांजिट का जो टाइम है दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ डे ऑफ स्टे इन पाकिस्तान। आई रिपीट, तुम्हारा जो ट्रांजिट का टाइम है दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अ डे ऑफ स्टे इन पाकिस्तान। सो मैं रिपीट करता हूँ, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल किसको कहते हैं? हर वो बंदा जो कि फॉरेन गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो पोस्टेड अब्रॉड, जो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो पोस्टेड अब्रॉड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो पोस्टेड अब्रॉड, 183 डेज या उससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहा हो। अब चाहे वो छुट्टी के दिन आया, चाहे वो जिस दिन आया उस दिन हड़ताल हो गई, चाहे वो जिस दिन आया उस दिन वो बीमार हो गया, चाहे वो जिस दिन आया तो उसने कहा एंजॉयमेंट पहले करूँगा बाद में काम करूँगा, ये तमाम के तमाम दिन काउंट होंगे। और एट द सेम टाइम उसका डे ऑफ अराइवल, उसका डे ऑफ डिपार्चर भी काउंट होगा। लेकिन अगर एक बंदा पाकिस्तान में था बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, यानी किसी और फॉरेन कंट्री की लोकेशन से किसी और लोकेशन पे जा रहा था, बीच में जहाज़ पाकिस्तान रुका, उसमें उसकी ख्वाहिश नहीं थी, बीच में जहाज़ पाकिस्तान रुका, सो दैट इज़ अ डे ऑफ स्टे इन पाकिस्तान वाइल इन ट्रांजिट, वाइल इन ट्रांजिट उसको काउंट नहीं किया जाएगा।
अच्छा भाई, रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन है बड़ी सिंपल। रेजिडेंट कंपनी किसको कहते हैं? कहता है आ कंपनी। कंपनी कौन है? आपको डेफिनेशन पता है। आ कंपनी शेल बी रेजिडेंट कंपनी इन पाकिस्तान फॉर अ टैक्स ईयर इफ it is incorporated or formed, if it is incorporated or formed under any laws in force in Pakistan, यानी कि अगर पाकिस्तान में जो कानून है उसके तहत बनी है ना, तो पहली बुनियादी बात, the control and management of its affairs is situated wholly in Pakistan at any time in the year। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि क्या हुआ? यानी कि हुआ तो इस तरीके से कि एक कंपनी जो बनी पाकिस्तान में हो, अब पाकिस्तान में कंपनी बनी मॉरिशस से ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान में कंपनी बनी यूके से ऑपरेट कर रही है, तो उसने कहा जी यूके से ऑपरेट कर रही है मसला नहीं है, लेकिन अगर साल में किसी भी एक दिन पूरे के पूरे अफेयर्स, पूरे का पूरा कंट्रोल, पूरी की पूरी मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में थी, तो इसका मतलब ये रेजिडेंट कंपनी हो जाएगी। सो एक कंपनी जो पाकिस्तान में बनी प्लस उसके अफेयर्स, उसका कंट्रोल, उसकी मैनेजमेंट सिचुएटेड थी होली इन पाकिस्तान इवन फॉर अ सिंगल डे, तो उस कंपनी को क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट कंपनी। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे? ये कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं और ये भी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट भी रेजिडेंट कंपनी है। आखिरी बात है रेजिडेंट एओपी। रेजिडेंट एओपी क्या होता है? रेजिडेंट एओपी की बात करें तो रेजिडेंट एओपी के बारे में क्या कहता है? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन shall be resident AOP for a tax year if the control and management of the affairs of association is situated wholly or partly, पूरा नहीं भी हो ना थोड़ा सा भी हो, in Pakistan at any time during the year। आपने कहा जी फाइनेंस फंक्शन पाकिस्तान बैठेगा, बाकी सब दुबई में, लेकिन कंपनी के केस में होली अफेयर्स पाकिस्तान में होने चाहिए एट एनी टाइम। एओपी के केस में नहीं, पार्टली भी होगा ना तो एओपी रेजिडेंट हो जाएगा, पार्टली भी होगा ना तो एओपी रेजिडेंट हो जाएगा। देख लें भाई, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आपके सामने ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप 5 मिनट ले लें और इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करें। इन एक्सरसाइजेज में आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है, क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है, ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अच्छा जी, देखें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास कहता है मिस्टर रज़ा is working as director operations in the Ministry of Tourism. On 15 July, he was posted to Pakistan Embassy in Italy for 2 years. तो मिस्टर रज़ा जो है ना, he is going to be considered as a resident person because उसकी रीज़न ये है कि मिस्टर रज़ा जो है he is an employee of the federal government and he has been posted abroad। तो ये एम्प्लॉई है जिसको पोस्ट अब्रॉड किया है, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक रेजिडेंट पर्सन कहलाएगा। एंडरसन एलएलसी वाज इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इन यूके। चैप्टर क्लोज हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी रीज़न है कि आपको एक बात ये है कि रेजिडेंट कंपनी मीन्स के इट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। एनीवेज, the control and management of its affairs was situated wholly in Pakistan. However, with effect from this entire management and control was shifted to UK. So it's a non-resident. It's non-resident. ये टैक्स ईयर 2022 के लिए नॉन रेजिडेंट है, बिकॉज अभी जो रूल अप्लाई हो रहे हैं उस रूल्स के तहत इट्स अ नॉन रेजिडेंट कंपनी। कहता ऑन 1 Feb 2022 मिस्टर समील was sent to Pakistan by his UK-based company to work on a special project. He left Pakistan on 23rd August 22। अब देखें, एक बात याद रखिएगा, 183 डेज काउंट होते हैं हमेशा किस में? इन अ टैक्स ईयर। इन अ टैक्स ईयर। पहली बात, मुझे एक बात ये बताएं कि क्या ये जो 2022 है
2022 है, क्या ये एक लीप ईयर है? द आंसर इज नो, क्योंकि लीप ईयर वो होता है कि अगर आप इसको डिवाइड बाय 4 करो और आपके पास होल नंबर आ जाए तो ये लीप ईयर है, यानी इसके अंदर फेब में 29 डेज होंगे। ये 2022 लीप ईयर नहीं है, 2020 लीप ईयर था। अब बात समझिएगा। सो 28 डेज ऑफ February प्लस 31 डेज ऑफ मार्च प्लस 30 डेज ऑफ अप्रैल प्लस 31 डेज ऑफ मई प्लस 30 डेज ऑफ जून। सो अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल करके आपका कितना आता है? 150 डेज आता है। सो 150 डेज इन अ टैक्स ईयर का मतलब नॉन रेसिडेंट। सो ये वाला जो है ना, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नॉन रेसिडेंट। सो ये वाला जो है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट। अगली बात यह है कि BBL इज अ नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, यानी कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? पाकिस्तान में। ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल्स। द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर वॉज आउटसाइड पाकिस्तान। तो ये कंपनी भी नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में मैनेजमेंट कंट्रोल होना चाहिए था एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ ईयर। अगर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर नहीं है, सो इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट कंपनी। आखिरी क्या था? मिस्टर सलमान, अ प्रॉपर्टी डीलर इन USA, केम टू पाकिस्तान ऑन 1st Feb 2021. During his stay up to 2nd August 2021 in Pakistan, he remained in Peshawar up to 30th June, and thereafter till his departure from Pakistan in Quetta. Assume that commissioner has granted him a permission to use calendar year as a special tax year. तो कैलेंडर ईयर यूज़ करने की इजाज़त है, इसका मतलब 31 दिसंबर इसका टैक्स ईयर है। तो अगर इसका टैक्स ईयर 31 दिसंबर है तो उस केस में क्या होगा उसको ज़रा देखते हैं। उस केस में सिंपली होगा ये कि आप कहोगे ये पाकिस्तान आया कब? 1 Feb 2021। तो इसका मतलब ये है कि 28 डेज फेब के, उसके अलावा 31 डेज मार्च के, 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज मई के, 30 डेज जून के, 31 डेज जुलाई के, प्लस 2 दिन अगस्त के, बिकॉज 2 अगस्त को गया है तो डे ऑफ डिपार्चर भी काउंट होता है। तो अगर इन सब कुछ को आप देखोगे तो आपके पास रिजल्टिंगली क्या हो गया? ये अगर आप देखोगे तो ये मिल मिला के होता है 183 डेज। सो आई रिपीट, मिल मिला के क्या होता है? 183 डेज। सो बिल्कुल 183 डेज जो है ना ये पाकिस्तान में था, तो ही इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो ये क्या कहलाएगा? ये रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा, क्योंकि कैलेंडर ईयर है ना, आपका जो टैक्स ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, तो ये रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। क्या ये कुछ इसके आंसर्स हैं? ऐसे इन्होंने 184 डेज कैलकुलेट किए में, फरवरी 2021 के 29 डेज कैलकुलेट किए में। एक ये आई कैप ने गलत कैलकुलेशन करी हुई है, गलत कैलकुलेशन है। 2021 को लीप ईयर थोड़ी है कि 29 दिन होंगे। सही भाई, यहाँ तक क्लियर है? सो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने रेजिडेंट पर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रेजिडेंट पर्सन की डिटेल पढ़ ली हमने।